तो क्या वो हिंदू नहीं थे? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हे प्रभु, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष जब तक मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं करता, मैं बार बार जन्म लूं। मेरा हिंदुत्व तो वो है। और मैं जब गरीबी दूर करने की बात करता हूं, मैंने हिमाचल में जब अंत्योदय योजना शुरू की, मैंने यहां पर जब अंत्योदय अन्न योजना शुरू की, और उन दोनों जब मैं बहुत व्यस्त था तो मेरी माँ मुझे पूछा करती थी, बेटा कोई मंदिर जाते हो? मैं कहता माँ, उस ईंट पत्थर के मंदिर में जाने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है मैं 24 घंटे मंदिर में रहता हूँ। मैंने कहा हिमाचल के गांव में जब कभी किसी बहन के घर के सामने मैं पानी का नल लगाता हूँ तो मुझे लगता है मैंने प्रभु के चरणों को पानी से धो दिया। जब किसी गरीब को अंत्योदय योजना में अन्न मिलता है तो मुझे लगता है मैंने अपने भगवान को भोग लगा दिया। मेरा हिंदुत्व तो यह है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व तो यह है। इससे डेवलपमेंट, गरीबी दूर करना, भ्रष्टाचार दूर करना, सेवा करना, इसमें हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। हमारा हिंदुत्व मंदिर में जाकर धूप देकर केवल ताली बजाना नहीं है। मेरा हिंदुत्व इस देश के मातृभूमि के एक एक व्यक्ति की सेवा, वो मेरा सबसे बड़ा हिंदुत्व है, मेरा सबसे बड़े भगवान की पूजा है। एक हम आजकल बड़ा कंफ्यूज्ड हैं। मुलायम सिंह यादव जो कि आडवाणी जी के सबसे भयानक क्रिटिक थे, मतलब इन सेंस कि 180 डिग्री पे दोनों थे, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। मतलब वो आडवाणी जी जिन्होंने 25 सितंबर को 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की और वो 30 अक्टूबर को पहुंच गए होते हुए, तो मतलब 22 अक्टूबर को लालू यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया, तो ठीक है वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन इरादा उनका था अयोध्या तक पहुंचने का। और मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और वो बिल्कुल ही मतलब उसका उनका मतलब कुछ एटीट्यूड ऐसा था कि मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर, मेरी जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव आडवाणी जी की तारीफ कर रहे हैं। हम कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या है, मतलब इसके पीछे राज क्या है? देखिए, ये कन्फ्यूजन हमारे मन में भी है। अब मुलायम सिंह यादव एक पार्टी के हैं, वो पार्टी एक प्रदेश की है, वो पार्टी एक परिवार की है, वो पार्टी जातियों पर आधारित है, और मैं इस किस्म की पार्टियों को शुद्ध राजनीतिक दल मानने से इनकार करता हूँ। अब वो क्यों कह रहे हैं, क्या उनके दिल में है, कहना बड़ा कठिन है। आप भी कंफ्यूज नहीं है, मैं ही कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे लगता है वो भी कंफ्यूज है। और मुझे लगता है इस बारे में एक शायर ने बहुत बढ़िया कहा है, कभी कभी हम यूं भी अपने दिल को समझाते हैं, कभी कभी हम यूं भी अपने दिल को बहलाते हैं, जो खुद समझ नहीं आता वो औरों को समझाते हैं। क्योंकि अभी तो मतलब हम वाकई में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुलायम सिंह एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस धोखेबाज है, आडवाणी जी की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये हम जेन्युइनली कंफ्यूज हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है और आडवाणी जी के दिल में क्या चल रहा है। मतलब क्या आडवाणी जी को इस बात की खुशी हो रही है कि मुलायम सिंह उनकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, कल्याण सिंह, आडवाणी जी को कोई तारीफ करे तो आडवाणी जी क्या कहेंगे? नहीं करे तो करे। नहीं, देखिए, कल्याण सिंह को लाने से मुलायम सिंह का कितना नुकसान हुआ उन्होंने देख लिया। और मतलब मुलायम सिंह के साथ अगर मुलायम सिंह आडवाणी जी की तारीफ करेंगे तो आडवाणी जी का भी फायदा होगा कि नुकसान होगा, पता नहीं। मतलब या तो ये बात है कि भाई आडवाणी जी को इस बात की खुशी हो रही है कि देखिए मतलब हम टेबल के ऊपर ये भी लेके आ रहे हैं, देखिए हम टेबल के ऊपर मुलायम सिंह तक को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मतलब मेरा जो बेस है वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मेरा आदर ज़्यादा होना चाहिए। या तो आडवाणी जी के मन में अगर ये विचार है, मैं नहीं जानता, मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह जी जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी बात, अपना भविष्य, अपना वर्तमान, क्या करूं क्या ना करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इस प्रकार की एक कंफ्यूज स्थिति में है और उस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। उन बातों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है। देश की राजनीति क्या दिशा लेती है इसके बारे में आज कुछ भी कहना कठिन है। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा आपसे लोग सवाल पूछ रहे होंगे, और मेरे मन में वही सवाल बार बार मतलब पेंग मार रहा है मेरे दिल में, दिमाग में, कि नरेंद्र मोदी क्या आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, मतलब एक तो ये कि चलिए इलेक्शन हो गया और आपकी कितनी सीटें आई और फिर आपने चुना, वो तो चलिए एक मतलब जो फॉर्मूला आज के दिन कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा या बाद में तय होगा वगैरह। एक ये है कि आप आज के दिन ऐलान कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के ही कैंडिडेट हैं और इकलौते यही कैंडिडेट हैं। मतलब हम जेन्युइनली कंफ्यूज हैं और हमारे मन में जेन्युइनली ये जिज्ञासा है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके मन में ये बात है कि नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि ये बहस समय से पहले शुरू होगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय जब होना है तब होगा। मेरे सामने एक और सवाल है। आज भारत संकट की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा दे रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार की महामारी से देश जर्जर हो गया, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, बलात्कार। मैं हिमाचल का हूं, मैं एक और चीज देख रहा हूं। चीन महाशक्ति बन गया, चीन ने भारत को घेर लिया। मेरे हिमाचल के हिमालय से उस पार चीन की रेलवे लाइन, चीन की छावनी आ गई। चीन पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। और 1962 की मुझे याद है, 1962 के आक्रमण के बाद मैंने इस सारे विषय का अध्ययन करके हिंदी में पहली मेरी पुस्तक हिमालय पर लाल छाप 400 पृष्ठों की पुस्तक आई थी, मैंने पढ़ी थी। और मैंने पुस्तक में लिखा है, ये आक्रमण नहीं है, ये हिमालय पर लाल छाया है, सावधान होना पड़ेगा। लेकिन 62 से हमने कुछ नहीं सीखा है। एक शर्मनाक हार का सामना हमको देखना पड़ेगा। मेरे कांगड़ा जिला के अंदर 50 शहीद हुए थे 62 की लड़ाई के अंदर। मैं आज देख रहा हूं वो चीन आगे बढ़ रहा है, हमको घेर रहा है, नीयत उसकी खराब है, वो हमारी घुसपैठ कर रहा है। और हमने कोई तैयारी नहीं की है। यानी पिछले आर्मी चीफ ने पत्र लिख करके कहा सेना 48,000 ऑफिसर कम है, हाथ गोले नहीं है, हाथ शस्त्र नहीं है। अगर भगवान न करे 1962 की तरह चीन की नीयत आज खराब हो जाए तो भ्रष्टाचार में जर्जर भारत, सैन्य तैयारी जिसकी नहीं है वो क्या करेगा, मैं ये देख रहा हूं। इसे मेरा ये कहना है कि मेरे सामने प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये सवाल महत्व का नहीं है, देश को बचाने का सवाल है। स्वतंत्रता के बाद की सबसे निकम्मी, सबसे भ्रष्ट सरकार दिल्ली में है। सरकार तो है ही नहीं, सरकार कभी कभी नजर आती है, भ्रष्टाचार हमेशा नजर आता है। उस सरकार को कैसे हटाएं, वहां मजबूत ईमानदार सरकार कैसे लाएं, देश की इन समस्याओं से जूझने का तरीका क्या है, योजना बनाएं, गरीबी को कैसे दूर करें, इस बलात्कार के कलंक को कैसे दूर करें, और ये सब कुछ दूर करने के लिए एक मजबूत देशभक्त सरकार कैसे बने, ये सवाल हमारे सामने है। लेकिन ये बहस समय से पहले शुरू होगी। और देखिए, मजबूत और देशभक्त में ही मेरी शंका है ना कि देखिए, जैसे अब हमारे भारत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 16 जवानों को बांग्लादेश राइफल BDR ने मार के जानवरों की तरह लटका के वापस भेज दिया हमारे देश में। उनकी फोटोग्राफ्स हमने देखी। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ नहीं, चूं भी क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई शेख हसीना की सरकार है, हम चूं करेंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगी, तो खालिदा जिया आ जाएंगी। हुआ क्या, उधर शेख हसीना हार गई, यहां अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। मजबूत और देशभक्त की अगर हम बात सोचें तो मतलब कोई कमजोर से कमजोर, छोटे से छोटा देश भी वो नहीं करता जो हमारे जसवंत सिंह ने किया कि कंधार में जाके वो मसूद अजहर को जाके डिलीवर करके आ गए। और उसके बदले में आपने 162 लोग छुड़वा लिए, लेकिन उसके बदले में वो कम से कम 800 लोग और मार चुका है मसूद अजहर, और अभी पता नहीं और कितनी और मारेगा। तो मजबूत और देशभक्त की मतलब आप फिर प्रमाण भी तो दीजिए। मैं मान रहा हूं कुछ कमियां रही हैं उस समय, लेकिन इसके बावजूद उस समय जो सरकार रही, भ्रष्टाचार नहीं रहा, योजनाएं ठीक बनी, और हमने उस समय पूरे देश को एक दिशा देने की कोशिश की विकास की दृष्टि से भी। और मेरा ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो पूरी राजनीति में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा देशभक्त होगी। और जैसे आप कह रहे हैं, पिछली बार जो हमारी गलतियां हुई हैं, हम इतिहास से सीखेंगे, दोबारा उन गलतियों को नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि जो 70s का जो पीरियड था, सिद्धार्थ शंकर रे ने लड़ के उस समय का जो नक्सल मूवमेंट था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। पंजाब में बेन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो भी कांग्रेस के ही थे। उन्होंने पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था उसको लड़के खत्म ही नहीं किया, सिर्फ अपनी जान भी गंवा दी, मतलब शहीद हो गए उसको खत्म करने के चक्कर में। कांग्रेस के तो ये 2 उदाहरण मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मतलब जो आतंकवादी मूवमेंट है उसको खत्म करने का काम उसने करके दिखाया। ऐसी मजबूती का उदाहरण आप भी तो दीजिए। नहीं, मैंने ये कहा ना कि ऐसी मजबूती चाहिए, और आज की परिस्थिति में ऐसी मजबूती केवल NDA कर सकता है।
इसलिए समस्याएं वो हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की हमको तैयारी करनी चाहिए। बाकी देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, सरकार एनडीए की बनेगी, इसका निर्णय तो एनडीए करेगा, और ठीक समय पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने घटक हैं वो आपस के विचारों के आदान प्रदान, सलाह मशवरे के बाद जो उचित होगा निर्णय कर लेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहस समय से पहले शुरू हो गई है। ये बात ठीक है कि जब भी एनडीए निर्णय करेगा तो जन भावनाओं का ध्यान रखेगा, उस समय की परिस्थिति के मुताबिक एनडीए इसका निर्णय करेगा। केवल एक पार्टी को इसका निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि जब 1999 में कारगिल का युद्ध हो रहा था तो सुदर्शन जी, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, खुद उन्होंने ऐसे ही जैसे आप और हम बैठे हैं धूप छांव में, मतलब आप सफ़ेद कपड़े पहने, मैं काले कपड़े पहना हूं तो धूप और छांव है, ठीक ऐसे ही आमने सामने बैठ के उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे कहा था कि मुझे इंदिरा गांधी की याद आ रही है। 1999 में कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तो मतलब ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक कह रहे हैं कि हमारी जो सबसे अच्छी प्रधानमंत्री हुई हैं वो इंदिरा गांधी हुई, हमें याद आ रही है उनकी, और कारगिल के युद्ध के दौरान कहा, मतलब उस टाइम पे कह रहे हैं। नहीं, उनको जो बात ठीक लगी, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने जो बढ़िया काम किया है उसे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कारगिल युद्ध में भी जितना ज़बरदस्त मुकाबला हमारी सरकार ने किया, और अटल जी का जो उस समय जो रहा, उसमें तो कोई कमी नहीं रही, कोई कमी उस समय नहीं रही। तो अब जो इलेक्शन आएगा 2014 का, तो इसमें मतलब आपका, क्योंकि एजेंडा तो आपका क्लियर है ही नहीं, अभी तो हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि मतलब ये होगा कि वो होगा, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं वाली कंफ्यूजन हमको, मतलब आप जो मुलायम सिंह की कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन उनके दिमाग में है, अब वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी, आपके मतलब भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी है। हम अभी ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, कि आप वास्तव में क्या कमिटमेंट कर रहे हैं देश को, कि आप क्या देंगे। देखिए, ये तो जैसे अभी इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, इलेक्शन जीत भी गई उसके उसमें नारे के चक्कर में, लेकिन एक्चुअली तो उन्होंने कोई गरीबी हटाने का कोई कमाल तो किया नहीं। तो आप कह रहे हैं हम गरीबों की सेवा करेंगे, तो ये तो देखिए हर राजनेता बोलता है कि मेरा अपना है क्या, मेरा सब देश का ही तो है, मैं तो देश की, मैं तन मन धनी, तो हर एक नेता का डायलॉग होता है। तो आप भी डायलॉग मार रहे हो तो कोई बात नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ब्लूप्रिंट क्या है आपका, कि आप देश को क्या देंगे, क्योंकि अब तो पब्लिक बहुत समझदार हो गई है ना, मीडिया देख देख के अब तो इतनी समझदार हो गई है कि वो आपकी बात को समझ जाएगी कि आप कितना सही बोल रहे हैं कितना नहीं। देखिए, देश की आज समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण गरीबी है, उसके कारण आर्थिक विषमता है, उसके कारण अपराध है, उसके कारण बलात्कार है, उसके कारण उग्रवाद है। तो भ्रष्टाचार को रोकना, उससे गरीबी भी दूर होगी, देश का विकास होगा। और हमारे प्रदेशों के अंदर, जो हमारे प्रदेशों में जितनी योजनाएं हम चला रहे हैं आम गरीब आदमी के लिए, आम लोगों की योजनाएं, तो मुख्य इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, विकास करना, गुड गवर्नेंस देना, और ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो, देश की गरीबी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, मुख्य रूप से ये सारी बातें। और मैंने कहा कि ये सारी बातें करते हुए हमारे सामने मातृभूमि की भक्ति का एक चित्र है, जो हमको अपने देश के इतिहास से मिलता है, हिंदुत्व से मिलता है। उस प्रेरणा को लेकर हम अपने देश की इन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जहां जहां हमको जब जब समय मिला है, हमने काम किया है। हिमाचल से लेकर और गुजरात तक हमारी ही पार्टी ने अंत्योदय शुरू किया। हमने ही पीने के आम गरीब आदमी की सेवा करने की बात, योजना ऊपर से चला करती थी, योजना को गांव से, खेत से, खलिहान से चलाने की बात हमारी पार्टी ने की है। उन्हीं सारी ये तो बात है कि शुरुआत तो गांधी जी, इस विचार का जो प्रादुर्भाव, शुरुआत तो गांधी जी ने की थी ना इस बात की, कि जो भी तो गांधी जी का अंत्योदय शब्द तो हमने लिया है, गांधी जी के नाम पर वोट इन्होंने लिए, गांधी जी के नाम पर सरकार इन्होंने बनाई, लेकिन गांधी जी के अंत्योदय को हमने और राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया। तो गांधी जी ने जो बहुत बड़ी बात कही, आज अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति का आधार है। हमारा एक रेजोल्यूशन है आर्थिक, जिस पर हमने एक पैरा जोड़ा है। ये पैरा जोड़ा है कि हमारी सभी आर्थिक नीतियां अंत्योदय की फिलॉसफी के आधार पर रहेंगी। अब आप जो कह रहे हैं कि करप्शन फ्री और गवर्नेंस, तो इसके जो आपके सबसे अच्छे उदाहरण हैं आपकी पार्टी में, जो भी आज चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो रिपीट भी हुए हों, मतलब जैसे शिवराज सिंह चौहान रिपीट भी हुए हैं, अब इन्होंने तो हैट्रिक मार दी नरेंद्र मोदी ने, तो
अगर आपकी पार्टी में सबसे बढ़िया कोई उदाहरण है तो आज के दिन मतलब करप्शन फ्री और डेवलपमेंट, विकास के सबसे अच्छे उदाहरण नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर यही आपका सबसे बड़ा विषय है तो फिर सीधे ही सीधे बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी हमारे सबसे बड़े लीडर और हम उन्हीं को आगे रख के हम चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को हम अपना प्रधानमंत्री मैंने कहा वो निर्णय जिस प्रकार होना है, जब होना है, उस समय निर्णय हो जाएगा और जो भी उचित निर्णय होगा। लेकिन निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी ने, ये ठीक है भारतीय जनता पार्टी सबसे पार्टी होगी, सबसे बड़ी पार्टी होगी, हमारी बात थी मुख्य रूप से, लेकिन पूरा निर्णय तो एनडीए को करना है। तो जिनको करना है, जब करना है, वही करेंगे, उन्हीं को करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शांता कुमार जी आपका। और अब ये तो हमारे दर्शकों के ऊपर है कि उन्होंने आपकी बात को कितना सही, आपको मतलब कितने नंबर दिए 100 में, आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले कि आपको 90% मार्क्स मिले कि 97% मार्क्स मिले कि 40% मार्क्स मिले, पास मार्क्स मिले, ये तो उन्होंने मन ही मन तय किया है। मतलब अब ये तो देखिए हम अभी तो नहीं जान सकते, ये हम जान पाएंगे कब, जब आप वोट देंगे और जब आपके वोट से ये पता लगेगा कि आपने बीजेपी की बात को कितना सही माना, और तब हम आपकी परसेंटेज जान पाएंगे कि आपने कितने नंबर दिए। बहरहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। धूप छाँव में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।